हे भगवान, ये क्या? ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अरे क्या हो गया माँ जी? मॉब ठीक तो? बोलिए ना माँ जी। बोलिए ना कि बच्ची, रसोई की जिम्मेदारी मैंने किसे दी है? मुझे। और तेरा पति गौरव इस समय कहाँ खड़ा है? रसोई में। अरे हुआ क्या माँ? तू रसोई से बाहर निकल और 1 मिनट चुप रह। गौरव बाहर निकलकर खड़ा हो गया और मुंह पर उंगली रख ली। बोल मंजू। माँ जी, मैं वो कमरे में थी, मैंने देखा नहीं। मैंने रसोई तेरे हवाले करी है, तुझे ख्याल रखना चाहिए कि उसमें कोई और आए ना। गौरव सास बहू को गौर से देख रहा था और अपनी हंसी रोक रहा था, क्योंकि कमलावती के बनाए ये उटपटांग नियम कायदे उसे भी समझ में नहीं आते थे। तुझे नियम मालूम है ना? जी पता है। सुना? रसोई मेरे हवाले है, क्योंकि मैं बहू हूँ। रसोई में मेरे अलावा कोई न जाए। मैं भी नहा कर ही जा सकती हूँ, और अगर किसी और को जाना है तो मुझसे इजाजत लेकर और नहा कर जाना होगा। और अरे बस बाबा बस, क्या चल रही है? चुप कर, तू बीच में ना बोल। मैंने बहू होते हुए सारे नियम निभाए, अब तेरी बहू भी निभाएगी। जी माँ जी। और आप पतिदेव प्लीज रसोई का कुछ काम हुआ करे तो मुझसे बोला करे। अरे ठीक है भैया, आज की बात किचन में नहीं जाऊंगा। तौबा मेरे बाप की तौबा। मुझे याद किया? नहीं, बस आपकी तौबा कर रहा था। अगली सुबह घर में अजीब सी शांति थी, वो शांति जो शोर से पहले आती है। मंजू कमलावती के कमरे में जमीन पर बैठी थी। सामने पुरानी लकड़ी की अलमारी खुली पड़ी थी और हर कपड़ा ऐसे फैला था जैसे मंगल बाजार लगा हुआ। ऐसा लग रहा है आज दिन भर बस कपड़े ही समेटने हैं। माँ जी भी जाने क्या क्या करती है। मंजू एक एक कपड़ा निकाल कर तय कर रही थी और उसका दिमाग यहाँ से बचकर निकलने के बहाने सोच रहा था। एक काम करती हूँ, इनसे बोलती हूँ कि अरे धीरे, ऐसे नहीं रखते कपड़े, तय देख, ऐसे मुड़ता है कोई। जी माँ जी, मैं ठीक से कर रही हूँ। ठीक से? तूने कभी असली काम किया भी है जिंदगी में? मायके में तो बस बैठकर चाय पीती होगी। नहीं माँ जी, मैं तो इतना। अरे रहने दे, बहुएं तो आजकल बस नाम की होती है, काम बोले तो कमर दुखने लगती है। मंजू होठ दबाकर रह गई। उसने अलमारी के कोने में रखी पुरानी साड़ी उठाई। जैसे ही उसने उसे झाड़ा, धूल का गुब्बार उठा। अरे आराम से, मेरी छींक निकल जाती तो क्या तूफान आ जाता? क्या बोले? नहीं, मैंने कहा माफ करिए माँ जी। माफ करिए कि बच्ची मुझे बच्चा समझती है, बदतमीज कहीं की। तभी बिना किसी आहट के दरवाजा खुला। अरे कमलावती, क्या कर दिया मंजू ने जो डांट खा रही है ये? अरे सरोज आंटी आप? अरे आ सरोज, आजा अपना ही घर समझ। मंजू का चेहरा एक पल को तमतमा गया। सास की डांटने के बीच पड़ोसन आधम की, वो भी बिना खटखटाए, बिना पूछे। वो कुछ कहना चाहती थी पर शब्द गले में अटक गए। इस घर में कमरे बस नाम के थे, दीवारें थी पर प्राइवेसी नहीं। क्या कर रही है बहू? मेरी अलमारी साफ कर रही है, मतलब सीख रही है अभी। अच्छा, अरे ये साड़ी तो बड़ी भारी है, आजकल कौन पहनता है ऐसे कपड़े? हम पहनते हैं। आजकल की बहुओं जैसा थोड़ी ना कि जरा भारी साड़ी पहने तो बेहोश होकर गिर पड़े। सही कहा, आजकल की बहुएं तो बस रील्स चलाती रहती है। मंजू के हाथ रुक गए। वो उन लोगों की बातें सुन सुनकर पक रही थी। और सुना सरोज, पड़ोस में क्या चल रहा है? अरे पूछ मत, शर्मा जी की बहू ने तो सास को ही किचन से बाहर कर दिया है। ये क्या बात हुई? वही तो, बहू अब सास को नियम सुना रही है। हमारे यहाँ तो ऐसा कभी नहीं होगा। मंजू ने सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे ये बातें उसी के लिए कही जा रही हो। अगले दिन दोपहर का वक्त था। मंजू अपने कमरे में बैठी थी। दरवाजा आधा खुला था। पूरा बंद रखने की आदत उसे कभी पड़ी ही नहीं। उसने संदूक खोला और उसमें से कपड़े के एक छोटे से पोटली को निकाला। उसकी आंखें चमक उठी। देखती हूँ कितने हो गए, बस थोड़ा और जोड़ लूं तो बनारसी साड़ी आ जाएगी शायद। वो नोट गिनने लगी। गिनते गिनते मुस्कुरा रही थी जैसे सपनों को छू रही हो। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 5000 हो गए। वाओ! तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। प्रेस कहाँ रखी है? मंजू हड़बड़ा गई। नोट उसके हाथ में ही थे, वो छुपा ना पाई। अरे ये क्या है? जी माँ जी, वो इतने पैसे?
जी वो मैंने जमा किए थे। उसकी बात सुनते ही कमलावती की आंखें चमक उठी। अच्छा, ऐसा है क्या? ये तो तूने बहुत अच्छा किया। चल कुछ पैसे मुझे दे दे, मुझे बहुत जरूरत है। क्या? क्या क्या करती रहती है, बैरी है क्या? लौटा दूंगी मैं, भरोसा नहीं है क्या? मंजू चुप रही। उसे लगा जैसे मना करना मतलब आग में हाथ डालना। वो बड़ी मुश्किल से बोली, ठीक है, कितने चाहिए? कितने क्या, सब दे दे, तुझे क्या जरूरत है? वो बनारसी साड़ी। कमलावती ने बात पूरी होने से पहले ही पैसे लपके और चली गई। मंजू उदास बैठी रह गई। उसी रात को मंजू बिस्तर पर बैठी थी, आंखें बुझी हुई थी। क्या हुआ? आज साड़ी की सेल लगी है। हाँ तो ये तो खुशी की बात है। पर जब मैं पैसे गिन रही थी तो माँ जी आ गई। उन्होंने पैसे देख लिए और ले गए। ओहो, माँ भी क्या करती है। अब आप दे दो ना पैसे प्लीज। अरे मेरे पास नहीं है, अगले महीने देखेंगे। मंजू ने सोचा अगर इस घर में दरवाजा खटखटाने का रिवाज होता तो आज वो साड़ी ले पाती, पर अब क्या फायदा ये सब सोचने का। अगली सुबह कमलावती का पारा अचानक हाई हो गया। मंजू, मंजू। जी माँ जी, क्या हुआ? भूकंप आ गया क्या? उससे भी बड़ी बात हुई है। तुम बिना नहाए रसोई में घुसी कैसे? माँ जी मैं नहा चुकी हूँ। झूठ, मैंने देखा था तो कमरे में थी, फिर सीधे रसोई में आ गई। अरे सुनो। आप चुप रहिए जी। अरे सुन लिया करो, भाग्यवान बहू नहा चुकी है, अर्ली मॉर्निंग, तुम तब सो रही थी। क्या, इतनी जल्दी? हाँ मिस कुंभकर्णी जी। कमलावती चुप हो गई। पर दिन अचानक घर में कुछ बदला बदला सा माहौल था। कमलावती सुबह से ही अजीब तरीके से खुश थी। कभी आंगन में घूम रही थी, कभी खिड़की से बाहर झांक रही थी, कभी यूं ही मुस्कुरा देती थी। चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे कोई खजाना मिल गया हो। माँ जी आज कुछ खास है क्या? इतनी खुशी किस बात की? नहीं तो मैं कहाँ खुश हूँ। माँ आप सुबह से ऐसे क्यों घूम रही हो, जैसे किसी बच्चे को रिमोट कंट्रोल कार मिल गई हो? अरे कुछ नहीं, पागल हो तुम लोग। कुछ तो है, जब तुम बिना बात खुश रहती हो तो कोई खबर जरूर होती है। सरप्राइज है। कमलावती की आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। आखिर प्रदीप ने जोर दिया, अरे अब बताओ भी, कोई आ रहा है क्या? हाँ, आज हमारी टीना मुंबई से वापस आ रही है। ये सुनते ही घर में जैसे खुशी फैल गई। सच में टीना? अरे वाह, टीना आ रही है, मेरी ननद। वो तो बहुत कूल है, बहुत मजा आएगा। मैं समझ गया था कि ऐसा ही कुछ होगा। शाम होते होते टीना आ गई। गाड़ी रुकी, दरवाजा खोला और टीना मुस्कुराती हुई अंदर आई। कमलावती ने उसे गले लगा लिया। मेरी बच्ची आ गई। हाय कितनी पतली हो गई है, वहां कुछ खाती नहीं थी क्या? माँ क्या आप भी? इसे परफेक्ट फिगर कहते हैं लोग। अरे हमारे यहाँ खूब पोषण कहते हैं इसे। कैसी हो बेटा? सब बढ़िया पापा। आजा आजा, मेरे पैर छूले, आशीर्वाद ले ले। माना कि बड़े भाई हो पर इतने भी बड़े नहीं हो। और भाभी कैसी हो? मेरा बंदर भाई ज्यादा परेशान तो नहीं करता ना? अरे नहीं नहीं नहीं। थोड़ी देर हंसी मजाक चला, फिर टीना अपने कमरे में फ्रेश होने चली गई। उसी समय मंजू को उसका बैग दिखा। ये बैग तो बाहर रह गया, मैं कमरे में रख देती हूँ। बिना खटखटाए मंजू सीधे कमरे में चली गई। अंदर टीना कपड़े बदल रही थी। अरे अब बिना खटखटाए कहाँ चलती चली आई? सॉरी, मुझे आदत नहीं रही। इस घर में तो कोई भी किसी के कमरे में ऐसे ही आ जाता है ना। सही कह रही हूँ, मैं ही भूल गई थी। टीना को अब याद आ गया कि इस घर का रिवाज जरा अलग है। मुंबई के बंद दरवाजों वाली जिंदगी और इस घर में जमीन आसमान का फर्क है। फिर लंच के वक्त सब साथ में बैठे। नमक थोड़ा कम है, मैं लेकर आती हूँ। रुको, तुम नहीं जाओगी। क्यों, क्या हुआ? रसोई में सिर्फ बहू जाती है। क्या? अरे मंजू नहाई हुई है, पूजा की है, वही जाएगी। टीना अजीब नजर से देखने लगी। माँ ये क्या नियम है? नियम है तो है, चुप बैठो। रात हो गई, सब सोने लगे। मंजू अपने कमरे में जा चुकी थी। तभी कमलावती ने रसोई में एक गंदी कटोरी देख ली। ये क्या है? बहू भी ना हद करती है। वो सीधा मंजू के कमरे में घुस गई। उठो। क्या हुआ माँ जी? रसोई तुम्हारे हवाले है, कटोरी गंदी पड़ी है, ध्यान रखना चाहिए ना। अभी धो देती हूँ। मंजू चुपचाप गई, कटोरी धोकर लौटी। ये सब
टीना देख रही थी। ये कैसा पागलपन चल रहा है यहाँ? अगले दिन दोपहर में टीना और कमलावती बैठी थी। मुझे बाहर जाना है, एक लाल साड़ी चाहिए थी। लाल रंग की साड़ी मंजू के पास है, तो उसी से पूछ लेते हैं। पर कमलावती खुद मंजू के कमरे में चली गई और अलमारी से साड़ी निकाल कर लाई। माँ, आपको पूछना तो चाहिए था। अरे इसमें पूछने की क्या बात? टीना ने समझाने की कोशिश की। इसे प्राइवेसी कहते हैं, क्या पता मंजू भाभी को। एक मिनट, ये क्या है? पराई बेटी? पराई बेटी नहीं, प्राइवेसी। अरे तुम मुझे मत सिखा ये सब, तू ये मुंबईया भाषा अपने तक रख। उसी शाम को टीना बाहर गार्डन में थी। कमलावती को पता नहीं था। वो टीना के कमरे में चली गई। अचानक वहां रखा उसका फोन बज उठा। हाँ टीना, तुम कहाँ हो? आई मिस यू बेबी। कमलावती का चेहरा लाल हो गया। तभी टीना कमरे में आई। ये कौन है बेबी वाला? मेरा फोन आपने क्यों उठाया? तुम्हारा आशिक है क्या? आपने बिना पूछे मेरा फोन क्यों छुआ? कमलावती गुस्से से कांप रही थी। ये सब करने गई थी बाहर? माँ, बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने मेरी चीज छुई। मैं बड़ी हो गई हूँ। प्लीज, फॉर गॉड सेक, नेवर डू दिस अगेन। हर किसी की सीमा होती है। मेरे घर में मेरे नियम चलेंगे, समझी? और इस घर में ऐसी कोई सीमा नहीं है। कमलावती के कमरे से बाहर निकलते ही टीना सीधा अपने कमरे में गई। दरवाजा आता बंद किया और मोबाइल उठाया। दिल में उबाल था, गुस्सा भी और हैरानी भी। उसने गहरी सांस ली और कॉल लगा दी। हाँ टीना, सब ठीक तो है? ठीक, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ? तुम्हें पता है, यहाँ किचन में जाने का नियम है। बिना नहाए नहीं जा सकते। और कमरे, यहाँ कमरे सिर्फ नाम के हैं। कोई भी कहीं भी घुस जाता है। मतलब ऐसा समझो, कमरे आंगन जैसे हैं और रसोई कमरों जैसी। बिना पूछे घुस जाते हैं? अरे बिना खटखटाए घुस जाते हैं, बिना सोचे फोन उठा लेते हैं, अलमारी खोल लेते हैं। ये तो गलत है। माँ को लगता है ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। राज कुछ पल चुप रहा। टीना, अगर तुम कुछ बोलोगी नहीं तो उन्हें कभी समझ में नहीं आएगा। अरे मैं बोल चुकी हूँ। बोलने से नहीं, दिखाने से समझाओ। मतलब? उन्हें वही महसूस कराओ जो वो दूसरों को महसूस कराते हैं। टीना की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, अब मैं यही रहकर सबको प्राइवेसी का मतलब सिखाऊंगी। लंच का समय हुआ, सब खाने बैठे। मंजू प्लेट परोस रही थी। भाभी, नमक देना। जी, अभी लाई। मंजू गई और किचन से नमक लेकर आई। अरे मिर्ची भी कम है, वो भी लाइए ना। अच्छा, भी लाती हूँ। मंजू ने मिर्ची भी ला दी, लेकिन टीना तो उसे सताने बैठी थी। और वो चटनी भी ले आइए ना। चटनी तो नहीं है। तो पीस दीजिए। मैं किचन में नहीं जा सकती ना, वरना पीस लेती। मंजू चटनी लेकर आई तो टीना बोली, अरे भाभी, वो नींबू भी। टीना, सब एक साथ क्यों नहीं बोल देती? अरे मुझे याद नहीं रहता, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ ना। कमलावती प्लेट छोड़कर बोली। ये क्या कर रही है? क्या हुआ माँ? बहू को परेशान क्यों कर रही है? परेशान? मैं तो खुद लेने जा रही थी, लेकिन मैं नहाई नहीं हूँ ना। हाँ तो रसोई में कैसे जाऊं? बोलो तो चली जाती हूँ। कमलावती झुंझला गई। नहीं, तो नहीं जाएगी। ठीक है, फिर भाभी ही जाएंगी। मंजू ने टीना की तरफ देखा। वो कहीं ना कहीं समझ रही थी कि टीना क्या कर रही है। दोपहर बाद कमलावती और प्रदीप अपने कमरे में बैठे थे। दरवाजा खुला हुआ था। उस प्लॉट की रजिस्ट्री अगले महीने करवा लेंगे। अरे वो वाली जमीन तुम्हारे नाम कर देंगे। टीना बाहर से सुन रही थी। वो चुपचाप अंदर आ गई, कुर्सी खींचकर बैठ गई। टीना? हाँ, बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे, फिर बात करने लगे। शाम को जब कमलावती टहलने निकली तो उसके होश उड़ गए। कमलावती जी, सुना है आपके नाम बहुत जमीन है। क्या? ये किसने कहा? टीना बता रही थी। कमलावती का चेहरा लाल पड़ गया। वो गुस्से में घर के अंदर आई। टीना? जी माँ। तूने घर की बातें बाहर क्यों बताई? कौन सी बातें? जमीन की। आपने तो कमरे का दरवाजा खुला रखा था, कोई भी सुन सकता था। और वैसे भी हमारे घर में प्राइवेसी नाम की चीज है ही कहाँ। कोई भी किसी के कमरे में घुस सकता है, तो मैं भी घुस गई। सुना तो बता दिया। अरे कुछ बातें बाहर नहीं कही जाती। मुझे कैसे पता? आपने तो कभी सिखाया ही नहीं ना कि क्या निजी होता है। कमलावती बोल नहीं पाई। अगले दिन टीना सोफे पर बैठी थी और गौरव का फोन चला रही थी।
हाँ हाँ गौरव यही है, पहले मुझसे बात करो। मेरा फोन क्यों उठाया? ऐसे ही। ये मेरा फोन है। कमलावती वहां आ गई। क्या हो रहा है? टीना मेरा फोन चला रही है, जाने किससे बात कर रही है। जरा भी तमीज नहीं है टीना, अपने भैया का फोन बिना पूछे इस्तेमाल कर रही है। हाँ, जैसे आप मेरा फोन कर रही थी। फिलहाल ये पकड़ो अपना फोन। भैया मुझे कोई शौक नहीं है चलाने का, लेकिन मैं तो बस इस घर के रिवाज के अनुसार चल रही थी। कमलावती चुप हो गई। उस रात घर गहरी नींद में था, सब सो रहे थे। घड़ी में ठीक 2 बजे थे। तभी अचानक टीना की आंख खुली। वो उठी, चप्पल भी नहीं पहनी और सीधा मंजू के कमरे की तरफ बढ़ गई और बिना खटखटाए दरवाजा खोला। भाभी, भाभी उठिए, अरे उठिए ना। कौन है? क्या हुआ? मुझे पानी पीना है। पानी? हाँ, मेरे कमरे में खत्म हो गया है, किचन से निकाल दीजिए। मंजू पूरी तरह हड़बड़ा गई। उसी समय गौरव भी जाग गया। ये क्या हो रहा है? टीना कह रही है पानी चाहिए। इतनी रात को हमारे कमरे में घुस आई पानी के लिए? गौरव गुस्से में उठ खड़ा हुआ। तू पागल है क्या? निकल यहाँ से। किचन में जाने का हक सिर्फ घर की बहू का है, मेरा नहीं। तो भाभी ही जाएंगी ना। इतने में कमलावती भी जाग गई और दन दनाती हुई आ गई। ये क्या तमाशा है? कैसा शोर है? पानी लेने उठी हूँ, पर किचन में नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ आ गई। अरे पागल हो गई है क्या? रात के 2 बजे ये सब? मैं पागल नहीं हूँ माँ, लेकिन ये नियम बनाने वाला जरूर थोड़ा। कमलावती तिल मिला गई। खबरदार, ये बड़ों के बनाए हुए नियम है। मेरी सास भी ऐसे ही चलती थी। उन्हें पागल कह रही है तू? नहीं माँ, मैं किसी को पागल नहीं कह रही हूँ, मुझे बस पानी चाहिए। मंजू चुपचाप रसोई में गई, पानी निकाला और टीना को पिला दिया। थैंक यू भाभी। हाँ ठीक है, जाओ अब। कमलावती का चेहरा तमतमा रहा था। अगले दिन दोपहर को कमलावती अपने कमरे में बैठी पैसे गिन रही थी। टीना ने जब ये देखा तो उसे एक आइडिया आया। ये सही समय है अपनी प्यारी पड़ोसन सरोज आंटी को बुलाने का। टीना भागती हुई गई और फौरन सरोज को बुलाकर लाई। सरोज आंटी आइए ना। हाँ बेटा, आ ही रही हूँ। अपने घर से आकर यहाँ दहलीज पर तो नहीं रुक जाऊंगी। मां अंदर है, आ जाइए। सरोज बिना सोचे सीधे कमरे में घुस गई। कमलावती जो पैसे गिन रही थी एकदम घबरा गई। सरोज? अरे कमलावती, तुम तो पैसे गिन रही हो? वैसे मुझे ना थोड़े पैसे उधार चाहिए थे। अभी? हाँ, अभी बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास है, वरना पहले ही मांग लेती। कमलावती ने भारी मन से पैसे दिए और सरोज पैसे गिनती हुई चली गई। पर दरवाजा बंद होते ही कमलावती फट पड़ी। टीना! जी माँ। तूने उसे अंदर क्यों भेजा? देख नहीं रही थी मैं पैसे गिन रही थी। अरे तो क्या हुआ, हमारे घर में तो कोई भी कभी भी किसी के कमरे में जा सकता है, तो मैंने बस वही किया। इतना क्यों हाइपर हो रही हो? चिल माँ। कमलावती का सिर घूम गया। बस बंद कर ये सब बकवास। हर चीज की एक हद होती है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि किसी को भी रात में कभी भी जगा दिया। कोई कमरे में कुछ भी कर रहा है फिर भी चले गए, सारी बातें मोहल्ले में बता दी। माँ, यही तो मैं समझाना चाह रही हूँ। हर किसी की एक सीमा होती है। कमरा, फोन, पैसे, बातें, ये निजी चीजें हैं। सब कुछ सबका नहीं होता, यही प्राइवेसी है। टीना सही कह रही है। माँ, हमें भी अजीब लगता है, बस कह नहीं पाते। ये सब खत्म करो, और वो किचन वाले नियम भी। मंजू ने हिम्मत करके कहा। माँ जी, कभी कभी मुझे भी बुरा लगता है। कमलावती को अब सब समझ में आ चुका था। शायद मैंने ज्यादा ही कर दिया, मुझे माफ करना। टीना मुस्कुरा दी, फिर सब मुस्कुराए। ये दिन स्वतंत्रता दिवस से कम नहीं था। सावन का महीना, पवन करे शोर, हजियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। हो सावन का महीना। झमाझम बारिश हो रही थी और काजल कपड़े आंगन में सुखा रही थी। तभी पीछे से उसका पति मोहित आता है। अरे वाह, आज तो तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है काजल। हाँ जी, इतनी अच्छी बारिश जो हो रही है, मूड तो अच्छा होगा ही ना। आप बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? अरे इतनी अच्छी बारिश हो रही है काजल, चलो ना जरा मेरे लिए चाय और पकौड़ियाँ तो बना दो। अच्छा ठीक है, बना दूंगी, अभी बना कर लाती हूँ। एकदम गरम गरम पकौड़ियाँ। काजल झूमते हुए रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। मोहित मन ही मन सोचता है, ये मौसम की खुशी नहीं है, मुझे भी मालूम है कि ये क्यों खुश है। असलियत में मम्मी 1 हफ्ते से बुआ जी के घर गई हुई हैं।
और इसलिए मैडम का मूड अच्छा रह रहा है। मोहित अखबार पढ़ने लगता है, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अरे इस वक्त कौन आ गया? सुनिए जी, जरा जाकर दरवाजा तो खोलना, शायद मेरा पार्सल आया होगा। मोहित जाकर दरवाजा खोलता है और हक्का बक्का रह जाता है। सामने उसकी माँ और पापा खड़े थे। अरे मम्मी पापा, आप दोनों, आप इतनी बारिश में कैसे आ गए? और आप तो कल आने वाले थे ना? अरे वाह, अब अपने ही घर में अंदर घुसने से पहले दरवाजे पर ही इतने सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। वाह भाई वाह, सही कहते हैं लोग, लड़के शादी करके बहुत बदल जाते हैं बाबा। अरे नहीं मम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। चल अब सामने से हट, देखूं जरा कि मेरे घर में आखिर चल क्या रहा है मेरे पीठ पीछे। सविता जल्दी से घर के अंदर घुस जाती है। छोड़ो बेटा, अपनी माँ को तो तुम जानते ही हो, वो हमेशा ऐसे ही बात करती है। चलो अंदर चलो। काजल अभी भी गुनगुनाते हुए रसोई से चाय पकौड़ियाँ लेकर बाहर आती है। वो इस बात से अनजान थी कि सविता और ब्रिजेश वापस घर आ गए हैं। ला 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 ला। ओहो, मैं घर पे नहीं थी, इसलिए बहू रानी काफी खुश नजर आ रही है। चाय पकौड़ियों की पार्टी हो रही है। अरे मम्मी जी, आप वापस आ गई? हाँ, नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए ना, बैठिए, चाय पी लीजिए। हाँ, वो तो मैं पीऊंगी ही। सविता और ब्रिजेश चाय पीने लगते हैं और मोहित पकौड़ियाँ खाते हुए कहता है, वाह वाह, क्या चटपटी पकौड़ियाँ हैं, मजा ही आ गया। हाँ बेटा, ऐसी बरसात में चाय और पकौड़ी जैसा कुछ भी दूसरा नहीं है। ठीक ही बनाई है, थोड़ा नमक कम है और मिर्च ज्यादा। खैर, सविता की बात सुनकर ब्रिजेश और मोहित एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और घबरा जाते हैं। ठीक तो बनी है मम्मी, क्यों, है ना पापा? हाँ ठीक है, बल्कि सिर्फ ठीक नहीं, अच्छी है। रहने दीजिए आप लोग, बेवजह में तारीफ मत करिए। मम्मी जी कह रही हैं बुरी है तो फिर बुरी ही होगी। गुस्से में काजल अपने कमरे में चली जाती है और देखते ही देखते पूरा माहौल बिगड़ जाता है। अब बताओ, ये आजकल की लड़कियां भी ना, इनसे जरा सा भी सुना या सहा नहीं जाता। कुछ कह दो बस टुनटुना जाती हैं। लेकिन तुम हर वक्त बहू के खाने में कमियां निकालती ही क्यों हो? अरे कोई भी परफेक्ट थोड़ी ना होता है, धीरे धीरे सीख जाएगी। लो बोलो, अब सास नहीं सिखाएगी तो क्या पड़ोसी आकर सिखाएंगे? सविता बड़बड़ाती रहती है और मोहित पीछे से काजल को मनाने जाता है। अरे मेरी प्यारी बीबी, छोड़ो ना माँ को, वो तो हमेशा ऐसे ही कहते रहती हैं। कितने चैन से रह रही थी मैं एक हफ्ते से, इन्हें कुछ दिन और बुआ जी के पास ही रहना चाहिए था। ओहो, अब छोड़ो भी, चलो बढ़िया सा सीरियल लगाओ, हम साथ में देखेंगे। वो वाला लगाना जिसमें पति का पुनर्जन्म होता है और पत्नी उसके आने पर उसे 100 किलोमीटर दूर से पहचान लेती है। ठीक है, लगाती हूँ। मोहित और काजल टीवी देखने लगते हैं। इस तरह से काजल का मूड कुछ सुधरता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। रात में काजल सब्जियां काट रही थी और सविता उसके बगल बैठी हुई थी। अरे कब से देख रही हूँ, थोड़ी बारीक काटना सब्जियां, कैसी मोटी मोटी लौकी काट रही है। काजल गुस्से में सब्जियों को कस के काट देती है और सब्जी एकदम बारीक कट जाती है। हाय हाय, अब ये क्या कर दिया तूने, एकदम भरता बना दिया लौकी का। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब इसका आप हलवा बना लीजिए। इतना बारीक किसी सब्जी को काटोगे तो उसका तो हलवा बन ही जाएगा ना। काजल उठकर रसोई में जाती है और रोटियां बनाने लगती है। देखो तो कैसे कैंची जैसी जबान चलती है इसकी, लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो कर भी क्या सकते हैं। मेरे बेटे ने ही इसे पसंद किया था, मुझे तो वो मंजू की भतीजी ज्यादा पसंद थी। अरे चुप करो भाग्यवान, अभी बहू सुन लेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। लो, इन्हीं की कमी थी। अरे तुम लोग हमेशा मुझे क्यों समझाते रहते हो, उसे भी तो कुछ सिखाओ, समझाओ। सविता भी झटक कर उठ जाती है। तभी मोहित कहीं बाहर से वापस आ जाता है। पापा, मुझे तो लगता है कि अभी बस शादी को 1 साल हुआ है और माँ और काजल इतना लड़ते हैं, न जाने आगे क्या होगा। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब इनका झगड़ा ना हो। हाँ बेटा, तेरी माँ को लगता है कि वो रसोई की रानी है और काजल बहू अपनी तरफ से सब करना चाहती है। ऐसे में हम किसका साथ दें भला? पापा, क्या दादी और माँ में भी ऐसे ही झगड़े होते थे? हाँ बेटा, पूछ मत, मेरी माँ और तेरी माँ भी खूब लड़ती थी। मैं जैसे तैसे डर डर के घर में रहता था कि न जाने कब क्या हो जाएगा। सुनकर अच्छा लगा पापा कि मैं अकेले नहीं हूँ जो ये सब झेल रहा हूँ। सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। रोटियां कहाँ हैं? तुम तो रोटी बनाने गई थी ना। अरे ये तो रखी है सविता, देख नहीं रही हो क्या? ये
ये रोटियां हैं? अरे मुझे लगा पापड़ है भाई। लाओ लाओ यही खा लेती हूँ, जितने दिन दांत चल रहे हैं खा लेती हूँ, फिर बुढ़ापे में इन्हें चबाने की शक्ति तो मुझ में होगी नहीं। और वैसे भी इस तरह की रोटियां खाने के बाद ज्यादा दिन नहीं है मेरे दांत खत्म होने में। सविता ने धीरे से काजल पर फिर एक ताना कस दिया और काजल का मुंह बन गया। ब्रजेश और मोहित घबरा गए कि अब क्या होगा। तो आप खुद ही सब कुछ बना लिया करिए ना मम्मी जी, मेरा बनाया तो आपको इस जन्म में पसंद आने से रहा। अच्छा, तो अगर सब कुछ मुझे ही बनाना था तो तेरी शादी मैंने किस लिए की थी? मेरे बेटे के साथ घूमने फिरने और शॉपिंग करने के लिए? अरे ये क्या मेरा बेटा लगा रखा है? आपका बेटा मेरा पति भी है मम्मी जी। ओ, तो अब तू मुझे नीचा दिखा रही है? एक तो खाना बनाना नहीं आता, ऊपर से इतने तेवर। ओफो, अरे एक दिन में टोटल कितनी बार लड़ोगे तुम लोग? अरे बस भी करो, शांति से खाना खा लो ना माँ, जैसा भी बना है। क्या कहा आपने? जैसा भी बना हो? कैसा बना है? अरे मेरा मतलब ये है कि इतना अच्छा तो बना है खाना, खा लो ना प्लीज। मोहित ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन अब तो बात बिगड़ ही चुकी थी। बस अब आज ये तय हो जाएगा, मैं और मम्मी जी एक साथ एक छत के नीचे खाना नहीं बनाएंगे। अब से हमारी रसोई अलग होगी, बस। क्या करमजली, क्या कहा तूने? अरे सविता रुको, शांत हो जाओ, बहू ठीक ही कह रही है। ये रोज रोज के चिक चिक से तो अच्छा ही है कि तुम दोनों अलग अलग रसोइयों में खाना बनाओ। वैसे भी हमारा 2 मंजिल का घर है, तो बहू ऊपर खाना बना लिया करेगी और तुम नीचे। अच्छा ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या था, अगले ही दिन घर में 2 रसोइयां बन गई, एक ऊपर और एक नीचे। वाह, आज सुबह से घर में कितनी शांति है। अरे पापा, ये तो हमें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। मम्मी और काजल की रसोई अलग अलग है तो सब अच्छा है। बेटा, सब बुरा होने से पहले सब अच्छा ही लगता है। क्या मतलब है आपका पापा? मुझे डरा क्यों रहे हैं? बेटा, तूने रसोइयां तो अलग करवा दी, लेकिन अब ये बता कि तू खाएगा किस रसोई में? अब तुझे किसी एक को तो चुनना पड़ेगा ना, और जिसे तू नहीं चुनेगा वो तेरी जान खा जाएगी। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब क्या होगा? ऊपर वाली मंजिल से काजल आवाज लगाती है, आइए जी, चाय तैयार है। काजल की आवाज सुनकर सविता भी अपनी रसोई से चिल्लाती है, बेटा मोहित, आज मैंने नाश्ते में पोहे बनाए हैं। अरे नहीं, दोनों ने एक साथ आवाज लगा दी है। अब क्या करूं? ऑल द बेस्ट बेटा। मोहित हैरान परेशान हो जाता है कि अब क्या करे। ब्रजेश तो आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेने लगता है। हाँ, आइडिया। मोहित दबे पांव ऊपर जाता है और फुसफुसाते हुए काजल से कहता है, काजल यार, मुझे जल्दी से 1 कप चाय पिला दे, कहीं मम्मी देख न ले। क्या? अरे तो इसमें ऐसे चोरों की तरह चाय पीने की क्या जरूरत है? अरे यार, मैं उनसे छुपते छुपाते आया हूँ, अभी देख लेगी और अपना बेस्वाद चाय पिला देगी। तुम्हारी जैसी चाय थोड़ी ही ना बना पाती है वो। क्या अदरक, क्या इलायची डालती हो तुम। अपनी तारीफ सुनकर काजल बहुत खुश हो जाती है और शर्माते हुए कहती है, क्या सच में? क्या आपको मेरी चाय इतनी पसंद है? अरे हाँ, और क्या, इसमें कोई शक है क्या? लाओ जल्दी से 1 कप ले आओ। काजल खुशी से मोहित को चाय पिला देती है और मोहित चाय पीकर नीचे आता है। माँ, जल्दी से अपने पोहे खाने को दे दो। है? किस बात की जल्दी है भाई? कोई ट्रेन छूट रही है क्या? माँ, ऐसा ही कुछ समझो। अगर काजल ने मुझे देख लिया ना तो पकड़कर नाश्ता करा देगी, और तुम तो जानती ही हो ना वो कैसा फीका नाश्ता बनाती है, और मुझे कुछ अच्छा खाना है। अपनी बहू की बुराई सुनकर तो सविता चहक उठी। हाँ बेटे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसे कुछ नहीं आता, तू फिक्र मत कर। ये ले, आराम से बैठकर पोहे खा। और इस तरह से मोहित अपनी चाल चलता है। वो ऊपर भी खा लेता है और नीचे भी। माँ भी खुश और बीवी भी। ब्रजेश पास बैठा ये सब देख रहा था। बेटा मोहित, ये जो तू कर रहा है ये बहुत खतरनाक खेल है, जरा संभल के, कहीं उल्टा ना पड़ जाए। अरे पापा, ये आपका जमाना नहीं है, नया जमाना है। आपने तो दादी और मम्मी की लड़ाई सह ली, मगर मैं नहीं सहूंगा। देखो कैसे मैं अपने तरीके से दोनों को हैंडल करता हूँ। मोहित ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है और सीटी बजाते हुए ऑफिस निकल जाता है। उसके बैग में एक नहीं बल्कि 2 टिफिन थे। एक सविता ने बनाया था और एक काजल ने। अब ये मोहित का रोज का सिलसिला हो गया था। वो थोड़ा खाना ऊपर खा लेता था और थोड़ा नीचे। आहा, पेट भर गया काजल, बस और रोटी मत लाना प्लीज। अरे ये क्या, आप आजकल कितना कम खाने लगे हैं, क्या बात है? अभी तो आपने बस 2 ही रोटी खाई है और चावल तो खाया भी नहीं है।
हाँ काजल, आजकल मौसम बदल रहा है ना, तो पेट जल्दी भर जाता है, लेकिन जितना भी खाता हूँ बहुत स्वादिष्ट लगता है। जादू है तुम्हारे हाथों में, जादू। क्या आप भी? अच्छा, मैं जरा आंगन में टहल कर आता हूँ काजल। मोहित टहलने के बहाने से नीचे जाता है और सविता उसका इंतजार कर रही थी। अरे मोहित, देखना मैंने तेरे लिए मटर पुलाव बनाया है, तुझे पसंद है ना? हाँ हाँ माँ, बहुत पसंद है, लाओ खिलाओ। मोहित अब सविता के हाथ का खाने लगता है। ब्रजेश टेढ़ी आंखें से मोहित को देखता है और मुस्कुरा देता है। वाह वाह माँ, क्या बढ़िया स्वाद है, तुम्हारे जैसा खाना काजल नहीं बना पाती है। तो और लेना बेटा, ये ले खा। अरे नहीं नहीं, बस बस बस, पेट भर गया माँ। मोहित ऐसे ही सविता और काजल दोनों के हाथ का खा रहा था और दोनों को ही बेवकूफ बनाए जा रहा था। एक शाम को काजल और सविता दोनों बाजार में टकरा गईं। अरे मम्मी जी, आपको सब्जियां चाहिए थी तो मुझे बता देती, मैं भी सब्जियां लेने ही तो बाजार आई हूँ। कोई जरूरत नहीं थी, मैं अपने आप आ गई ना बाजार। वैसे भी तू जिन सब्जियों को हाथ लगा लेगी उनका स्वाद आना बंद हो जाएगा। अरे ये आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी? आपको मोहित जी ने बताया नहीं क्या कि उन्हें मेरे हाथ के खाने में कितना स्वाद आता है? क्या क्या कहा? जरा फिर से तो कहना। और क्या, रोज मोहित जी ऊपर आकर खाना खाते हैं और ये भी कहते हैं कि आपसे बचकर आए हैं, वरना आप अपना बेस्वाद खाना खिला देंगी। काजल की बात सुनकर तो सविता के होश ही उड़ गए। क्या ऐसा कहा उस नालायक ने? सॉरी मम्मी जी, लेकिन जो सच है वो सच है। अब क्या कर सकते हैं अगर उन्हें मेरे हाथ का खाना ज्यादा पसंद है। अरे ओ मोहित की दीवानी, ज्यादा खुश मत हो, पहले जरा पूरी बात तो जान ले। तेरे मोहित जी मेरे पास आकर भी खाते हैं और वो मुझसे तो कहता है कि तेरे हाथ का खाना उसे एकदम फीका और बेकार लगता है। अब तो मोहित की पोल खुल गई थी। क्या उन्होंने ऐसा कहा? तो अब मैं समझी, वो ऊपर भी खा रहा था और नीचे भी, और हमसे चालाकी चल रहा था। हद हो गई, उनके चक्कर में हमारी रसोई अलग हो गई और वो दोनों ही जगह खा रहे हैं। बहुत अच्छे, ये तो हम दोनों को एक साथ बेवकूफ बनाना हुआ। हाँ, लेकिन अब तू देख, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसका खाना पीना बंद कर दूंगी। जब हफ्ते भर बाहर खाएगा ना, तब अकल आएगी। नहीं नहीं मम्मी जी, ये तो बहुत हल्की सजा है। मेरे पास इससे भी अच्छा इलाज है। कम से कम उन्हें कुछ दिनों तक याद तो रहेगा कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। है भला ऐसा क्या प्लान है तेरे पास, जरा मुझे भी तो बताओ। काजल के मन में एक खतरनाक प्लान था और उसने कविता के कान में प्लान बताया। दोनों जोर जोर से हंसने लगी और फिर आ गई। ब्रजेश ने अब सास और बहू दोनों को साथ में इतना खुश देखा तो वो घबरा ही गया। अरे बाप रे, ये दोनों साथ हैं और इतनी खुश क्यों नजर आ रही हैं? लगता है कि मोहित खतरे में है। मैं अभी उसे फोन करके बता देता हूँ। जैसे ही ब्रजेश अपना फोन उठाने जाता है, सविता उससे फोन ले लेती है। ओहो, क्या करने जा रहे थे? वो कुछ भी तो नहीं सविता। हाँ सही कहा, जब अभी तक आपने कुछ नहीं किया तो अब भी बेहतर यही होगा कि आप इस मामले से दूर रहें। क्यों, है ना बहू? बिल्कुल ठीक कहा मम्मी जी ने। इतना कहकर सविता और काजल वहाँ से फोन लेकर चले जाते हैं और ब्रजेश कहता है, बाप रे, अब तो मोहित गया। उसी शाम मोहित ऑफिस से गुनगुनाते हुए घर आता है। वाह वाह, क्या अच्छा दिन था, एकदम सुकून शांति, मजा ही आ गया। और बताओ काजल, खाने में क्या बनाया है? अरे आइए आइए, बताती हूँ क्या बना है। काजल खाना परोस देती है और मोहित खाना देखकर चौंकते हुए कहता है, अरे ये क्या काजल, ये तो सिर्फ। हाँ सही कहा, आज मैंने खाने में सिर्फ चावल ही बनाए हैं। इतना कहकर काजल वहीं मोहित के सामने बैठ जाती है और मोहित मन ही मन सोचता है, ये क्या, शायद इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए सिर्फ चावल बनाया है। एक काम करता हूँ, अभी ये कैसे भी करके खा लेता हूँ, बाद में मम्मी के पास अच्छे से खाना खा लूंगा। मोहित चावल में थोड़ा घी और नमक मिलाकर खाने लगता है। वाह काजल, क्या चावल बनाए हैं, इतने मुलायम और अच्छे चावल तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। अच्छा, फिर तो और लीजिए। काजल जबरदस्ती मोहित को ठुसा ठुसा कर सूखे चावल खिला देती है। थोड़ी देर बाद बेचारा मोहित नीचे आता है। ओफो, फीके चावल खाकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। अब माँ के पास कुछ अच्छा खाऊंगा। माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, बताओ ना आज खाने में क्या बनाया है? आओ आओ बेटा, तुम्हारे पसंद के छोले बनाए हैं। क्या? अरे वाह, गरम गरम छोले भटूरे, लाओ खिलाओ तो जरा। लेकिन सविता मोहित के सामने सिर्फ छोले की कटोरी लाकर रख देती है और उससे कहती है, नहीं बेटा, सिर्फ छोले, चलो अब जल्दी खाओ। ये सब देखकर तो मोहित का सर ही घूम जाता है।
हैं? ये क्या हो रहा है? ऊपर चावल नीचे छोले। अब क्या मैं ये छोले ऐसे ही खाऊं? तभी पीछे से ब्रजेश कहता है, जो मिल रहा है खा ले बेटा, वरना कहीं ये भी बंद न हो जाए। इतना कहकर ब्रजेश वहाँ से चला जाता है और मोहित सारी बात समझ जाता है। हे भगवान, कहीं इन दोनों को पता तो नहीं चल गया मेरा प्लान? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक काम करता हूँ, यही खा लेता हूँ। पेट में जाकर तो छोले चावल मिक्स हो ही जाएंगे। तभी सविता रसोई से बाहर आ जाती है। क्या हुआ, अभी तक खाया नहीं? बस माँ, खा ही रहा हूँ। लेकिन तभी काजल वहाँ आ जाती है। अरे ये क्या, आप यहाँ बैठकर छोले खा रहे हैं? काजल, तुम यहाँ? हाँ, और हमें तेरे प्लान का सारा पता चल गया है बेटा। तेरा भांडा फूट गया। नहीं माँ, काजल मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। अब तो आपको ऐसे ही ऊपर छोले और नीचे चावल खाने पड़ेंगे। हाँ, वो भी पूरे साल। अरे नहीं नहीं माँ, काजल प्लीज, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे अगर तुझे हम दोनों के ही हाथ का खाना पसंद था बेटा तो बता देता, हम अपना झगड़ा भूलकर एक हो जाते। ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? सही कहा माँ जी ने। हाँ, मैं माफी मांग तो रहा हूँ ना। अब आप दोनों मुझे माफ भी कर दीजिए। मुझे पूरे साल ऐसे ऊपर चावल और नीचे छोले नहीं खाने। सविता और काजल एक दूसरे की तरफ देखती हैं और जोर से हंसती हैं। ठीक है, आखिर में दोनों सास बहू एक हो जाती हैं और हंसते हुए वहाँ से चली जाती हैं।